पुलिस से न्याय नहीं मिला तो पीड़ित महिला ने लगा ली फांसी। आपको बता दें 17 दिन पहले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के आगे धरने पर भी बैठी थी महिला। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से धमकियां देने के बावजूद महिला थाना पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के आरोप भी लगे थे। इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न्याय के लिए एसपी ऑफिस के आगे धरने पर बैठी रही। पुलिस से बातचीत हुई और ज्ञापन भी उनके द्वारा दिया गया और पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली से नाराज थी महिला, इसीलिए धरने पर बैठी थी। आपको पुराना वीडियो सुनाते हैं जब उक्त महिला एसपी ऑफिस के आगे धरने पर बैठी थी तो उन्होंने क्या कहा था, फिर एसपी का बयान सुनाएंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा मीडिया के समक्ष इसी मामले को लेकर क्या क्या बताया गया वह भी सुनाएंगे। पहले सुनिए महिला का पुराना वीडियो। सर, मैंने महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी रामगोपाल शर्मा के खिलाफ। 376 का मुकदमा है और बयान भी हो चुके हैं मेरे। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैंने एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर मैं गई थी महिला थाने भजनलाल जी एसएचओ के पास, उनको दोबारा मैं ये सूचना देने गई तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने एप्लीकेशन फाड़ के डस्टबिन में डाल दी और मुझे कहा कि 5-7 साल लगा दिए तुमने आने में, तो क्या तुम क्या चाहती हो 5-6 दिनों में कार्रवाई होगी क्या? ये कोई मतलब थोड़ी, ऐसे बात कौन करता है बताइए। बिल्कुल बोले गए हैं। मुझे राजीनामा करने के लिए मेरे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है और मेरे परिवार वालों ने दबाव की वजह से मुझे घर से निकाल दिया है। डंडेड़ा वालों ने, रामगोपाल शर्मा के घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने। रामगोपाल शर्मा को गिरफ्तार कीजिए। एसपी ऑफिस के सामने तो मैं इसलिए धरने पे बैठी हूँ क्योंकि उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक उसको पकड़ के नहीं लेके आओगे मैं यहीं बैठी हूँ। बिल्कुल, कोई आए चाहे, जब तक उसको नहीं लेके आओगे मैं नहीं यहाँ से उठने वाली। इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए, जहां जहां पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती। और उसके बाद जो परिवार मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवार लेकर के आई थी, तो परिवादी को हमने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज करने के लिए कहा क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना यह था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इश्यू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार, ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी। क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था, तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए। जहां तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विजिट कीजिए और जो जहां पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहां पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहां पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जांच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाए, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइल जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं।
देखिए उसमें जो परिजन है उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर्ग की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना यह है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गांव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। वो हमें वहां पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली, बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई और बात भी हो सकती है। बाकी मोटा मोटी जो गांव के लोगों से पता चला है, प्रथम दृष्टया संदिग्ध मौत है, तो उसको तो हम सभी एंगल से खुले मन से जांच करेंगे कि कोई ऐसी बात न हो कि अगर कोई भी 1% चांस है कोई हत्या हुई है या किसी ने और कोई घटना कर दी, तो वो भी हम उसी एंगल पे भी हम जांच कर रहे हैं। तलाक के फैक्ट्स नहीं है, बट ये है कि वो अपने पति से अलग रह रही थी और बच्ची उसके पति के साथ ही। सुसाइड नोट का हमने प्रयास किया, सुसाइड नोट उस कमरे में नहीं मिला। पूछताछ के लिए हमने बुलाया है। अभी हाई कोर्ट में भी ये फाइल कॉल की गई, डेफिनेटली उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन लगाई गई होगी, उसमें जो भी फैक्ट्स होंगे उनको भी हम पूछताछ के लिए लाएंगे और कार्रवाई करेंगे। हत्या का अभी नहीं है, अभी तो संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला है। और जूनियर इंजीनियर को हम डेफिनेटली पूछताछ के लिए लेकर के आएंगे और जो फैक्ट सारे फाइल पर आए हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। बाकी प्रथम दृष्टया जो हमने अनुसंधान किया है, जिसमें जहां जहां वो रही है आसपास के लोगों से हमने पता किया है, उसके अलावा जो नक्शा मौका बनाया है, जिस मकान में वो किराए पे रह रही थी, किराएदार वगैरह के हमने स्टेटमेंट लिए हैं, उससे ये मोटा मोटी आ रहा था कि वो जूनियर इंजीनियर और महिला साथ में 6 साल से रह रहे थे। क्योंकि इसका रिश्ता तय हो गया था, इसलिए ये इश्यू आया और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई। उसका उद्देश्य एफआईआर का जो उद्देश्य था वो हमने उसको एफआईआर हमने दर्ज कर ली और उसमें जो अनुसंधान में चीजें थी वो फैक्ट्स हमने फाइल। मर्ग तो इमीडिएटली, जैसे मेरे पास में रात के आसपास में एडिशनल एसपी सिकाऊ का फोन आया कि सर ऐसी कुछ जानकारी आई है, तो तुरंत मैंने लाल बहादुर को बोल दिया था कि आप इसकी जांच कीजिए। उस समय ये जरूर था कि जो उसके पिता हैं उनका बीपी लो था, तो मैंने उनको कहा कि 1-2 दिन का आप समय दीजिए, जब वो ठीक हो जाए तो उनसे भी आप पूछताछ करें। और उस संदर्भ में हमने एडिशनल एसपी को जांच दे दी है। और दूसरी बात, उसमें क्योंकि प्रकरण के अंदर उस महिला की मौत हो गई, तो उसका इस जो अनुसंधान का वेरिफिकेशन एडिशनल एसपी सिकाऊ को हमने दे दिया है कि जब ये बात आई तो मैंने महिला थाना एसएचओ को बुलाया और उनको ये कहा कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि सर ये रात को मुझे कॉल करती है, इसलिए मैंने इसको ये कहा था कि कोई बात आप कहनी ऑफिस टाइम में कहें या दिन में कहें। ये बात उनकी तरफ से आई थी, बट इसकी हम जांच करवा लेंगे। जो ऐसी कोई अगर बात है तो हम उसकी जांच करा लेंगे एडिशनल एसपी को। इससे अगर मतलब अभद्र व्यवहार हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है तो उसकी जांच करेंगे। देखिए ऐसा है कि पुलिस की तरफ से लेडीज को मेरे स्तर पे सुना गया, एडिशनल एसपी सिकाऊ के स्तर पे सुना गया और बड़ी सहानुभूतिपूर्वक सुना गया। और एनजीओ के जो लोग थे वो भी उपस्थित थे। जब ये धरने पे बैठी तो एडिशनल एसपी सिकाऊ, सीओ सिटी, ये सब जाकर के उसकी काउंसलिंग करके आए। परंतु रेप जैसे गंभीर मामले या मर्डर जैसे गंभीर मामले में जो कानून के अंदर तथ्य है उसी के अनुसार हम कार्य कर सकते हैं। किसी के एफआईआर कराने से हम अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर रेप की बात होती तो हम इमीडिएटली हम अरेस्ट करते। ये तथ्य सामने आया कि वो 6 साल तक लिव इन में थी और पति पत्नी की तरह रह रहे थे। इस पूरी घटना में हमने परिजनों से बात की। परिजनों का कहना है प्रथम दृष्टया कि वो इस घटना से अवसाद में थी, मानसिक अवसाद में थी, डिप्रेशन में थी और लगातार अपना फोन देख करके रोती थी। ऐसी बात भी सामने आई है। तो उन सभी तथ्यों को हम वेरीफाई कर रहे हैं। परंतु रेप के अंदर, मर्डर के अंदर हम लोग अरेस्ट कर जो चीज करते हैं वो तभी करते हैं जब सारे तथ्य प्रमाणित हो जाएं। और प्रथम दृष्टया अगर रेप की बात आती है तो राजस्थान पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट भी करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये सामने आया था कि 6 साल से स्वेच्छा से वो लोग साथ में रहे छोड़ के, और उसकी बच्ची जो थी 7 साल की वो भी पति के साथ में रह रही। तो ये सारे फैक्ट्स थे। ऐसा है कि उस संदर्भ में जब पीड़िता ने आरोप लगाए तो एडिशनल एसपी सिकाऊ ने और मैंने खुद ने उसको सुना। उनका कहना था साहब वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो हमने कहा कि आपको कोई बात कहनी है तो हमारे को कहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके कोई बिंदु पे आप जांच कराना चाहते हैं तो आप हमें लिखित एप्लीकेशन दीजिए। तो लिखित एप्लीकेशन दी गई और उनको सुना गया। उनको ये भी कहा गया कि भाई आप रात्रि के समय कॉल ना करके आप दिन में बताएं। अगर आपको लगता है कि वो नहीं सुन रहे तो यहाँ पे महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ है, महिला अधिकारी है, वो आपकी बात सुनेंगे। उनको पूरी तरह से काउंसलिंग की समय दिया गया और उनको बताया गया। ऐसा कुछ है तो अगर व्यवहार संबंधी कोई बात है तो उसकी हम डेफिनेटली हम जांच कर पाएंगे। पुलिस के द्वारा कहा गया कि आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर पूछताछ के लिए पहले बुलाया जाता और जो थानों के अंदर
उस महिला के साथ अवैध व्यवहार करने की बातें सामने आई हैं। अगर यह नहीं होती तो हो सकता है कि उक्त महिला यह कदम नहीं उठाती। जहन में सबके एक ही सवाल होता है कि थानों के अंदर आने वाले फरियादी के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। उसे क्षुब्ध होकर कई व्यक्ति इस तरह के रास्ते अपना लेते हैं। हालांकि रास्ता अच्छा नहीं है, लेकिन थानों के अंदर व्यवहार के मामले में सुधार की आवश्यकता है। देखना यही है कि एसपी हनुमानगढ़ थानों के अंदर व्यवहार सबके साथ अच्छा हो, उसके लिए क्या कदम उठाते हैं या नहीं।